नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। दिन भर की तमाम नई और बड़ी खबरों के साथ मैं सोनमराज। इस वक्त की बुलेटिन में आपके साथ खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज हेडलाइंस पर। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार देश को लगी है बांटने में। सहकारिता विभाग के मंत्री आलोक कुमार मेहता ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सीएम नीतीश कुमार पर साधा निशाना। कहा, मुख्यमंत्री को समर्थन देने से पहले रामनाथ कोविंद का जानना चाहिए था बैकग्राउंड। कारोबार आसान करने के लिए और सूचनाओं की उपलब्धता के लिए उद्योग विभाग उद्योग संवाद पोर्टल करेगी जारी। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने औरंगाबाद में स्वतंत्रता सेनानी रामविलास शर्मा की मूर्ति का किया अनावरण। और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। चारा घोटाला मामले में पेशी को लेकर गुरुवार को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव सीबीआई के विशेष अदालत में पेश हुए। आरसी 64A/96 मामले में शुक्रवार को भी उनकी पेशी की जाएगी। आरसी 38 केस में शुक्रवार और 1 जुलाई को राजद अध्यक्ष को पेश होना होगा। पेशी के लिए रांची पहुंचे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी सरकार पर राज्यसभा चुनाव में धांधली के मामले में निशाना साधते हुए कहा कि झारखंड सरकार चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन नहीं कर रही है। उन्होंने आरोपियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन के मामले में चीफ सेक्रेटरी को निर्देश दिया है कि संबंधित लोगों पर मुकदमा किया जाए। ये जल्दी मुकदमा होना चाहिए। हॉर्स ट्रेडिंग के मामले में बीजेपी राज में यही सब होता है, बार बार यहाँ और दूसरे कोई लोग नहीं दिखाता है। वहीं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि मोदी सरकार देश को बांटने में लगी हुई है। रांची में आयोजित एक पत्रकार सम्मेलन में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पशु व्यापार पर जिस तरह से कानून कड़ा कर रही है, उससे ग्रामीण इलाकों में रहने वाले पशु व्यापारियों की रीढ़ की हड्डी टूट गई है। अपना बाल बच्चों का परवरिश करने के लिए तो पीटा जा रहा है। अनगिनत इतना अनरिपोर्टेड इंसिडेंट है इस मुल्क में कि देश के लोग बिल्कुल हतोत्साहित है और देख रहे कि सब क्या हो रहा है। जगह जगह पिटाई मार काट यहाँ पर और चल रहा है। तो प्रोटेस्ट सारी दुनिया में होना है और इस आग में नरेंद्र मोदी की सरकार को जाना है, बीजेपी को जाना है। इसमें तो हालत ठीक नहीं है, बहुत खतरनाक है। ये अपने विरोधियों को जो इनके सामने सरेंडर नहीं करते, सीबीआई और इनकम टैक्स और तरह तरह के आरोप लगा करके उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जवान जमाने का चाहते हैं कि लोग दब जाए और सरेंडर कर जाए, तो हम लोग झुकने वाले नहीं हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने औरंगाबाद के गोह में गुरुवार को स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय रामविलास शर्मा की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि शराबबंदी के बाद अब प्रदेश में बाल विवाह और दहेज प्रथा को जड़ से खत्म करने की बेहद जरूरत है। इसके लिए प्रदेश वासियों को बाल विवाह और दहेज प्रथा के प्रति जागरूक होने की जरूरत है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है 2 अक्टूबर। उस दिन से इस शराबबंदी और नशा मुक्ति के अलावे उसके साथ साथ इन 2 चीजों के खिलाफ हम सशक्त अभियान सरकार की तरफ से चलाएंगे। वो है बाल विवाह के खिलाफ और दहेज प्रथा के खिलाफ। उद्योग विभाग के प्रधान सचिव एस सिद्धार्थ ने सूचना भवन में आयोजित एक प्रेस वार्ता के मौके पर बताया कि सरकार द्वारा राज्य में औद्योगिक विकास की दिशा में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं और सफल कार्यान्वयन की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम भी उठाए गए हैं। उन्होंने आगे बताया कि राज्य में त्वरित औद्योगिक विकास के लिए बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 लागू की गई है, जिसके तहत प्राथमिकता के आधार पर खाद्य प्रसंस्करण, पर्यटन, लघु मशीन विनिर्माण, ITES, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर विनिर्माण, वस्त्र, प्लास्टिक और तकनीकी शिक्षा को विशेष सुविधाएं देने का प्रावधान किया गया है। ब्योर जेल में जो ब्रेड प्रोसेसिंग फैक्ट्री है उसका मॉडर्नाइजेशन है, बक्सर में आपका टेंट का निर्माण है, दरी का निर्माण है और जितने भी हम लोग के फैसिलिटीज हैं, लोहे के ये स्टेनलेस स्टील के बर्तन निर्माण है और साथ ही साथ दरी निर्माण है, टेक्सटाइल है, मोमबत्ती निर्माण है,
मधुबनी पेंटिंग है, मंजूषा पेंटिंग है। तो जितनी भी एक्टिविटीज है जेल प्रशासन का, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं, ताकि जो हमारे कैदी हैं जो छुट के आएंगे तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी करेंगे। तो एक इंडस्ट्रियल रूपरेखा हम लोगों ने बहुत छोटे यूनिट से, माइक्रो यूनिट से लेके लार्ज यूनिट तक हम लोग का फोकस है, और यही हमारी इंडस्ट्री पॉलिसी कहती है। प्रदेश के पूर्व मंत्री मुंगेरी लाल की पुण्यतिथि पर गुरुवार को उन्हें श्रद्धापूर्वक याद किया गया। राजधानी पटना में आयोजित राष्ट्रीय समारोह में वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी समेत अन्य गणमान्य लोगों ने इनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उधर भाकपा माले की ओर से विभिन्न जल समस्याओं को लेकर गुरुवार को राजधानी पटना में प्रदर्शन किया गया। पार्टी के नेता अवधेश कुमार ने मांग की है कि जब तक प्रदेश भर में दलित अत्याचार को रोका नहीं जाएगा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की जाएगी, तब तक उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। कमयाजी सरकार का स्मृति भवन जो पटना में था, राज्य सरकार ने उसमें ताला लगा दिया। इसके विरोध में गुरुवार को भाजपा युवा मोर्चा ने भारतीय सैनिकों पर दिए गए बयान को लेकर समाजवादी पार्टी के आजम खान का पुतला दहन राजधानी पटना के कारगिल चौक पर किया। इस मौके पर प्रदर्शन कर रहे भाजपा युवा नेताओं का कहना था कि जब तक आजम खान सैनिकों पर दिए गए बयान को वापस नहीं लेते, तब तक उनका विरोध प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। जनता को मन तोड़ने का काम किया है आजम खान। आजम खान को पूरा इंडिया के, भारत के जनता को माफी मांगना चाहिए और जल्द से जल्द उनको अपना पार्टी से हटाना चाहिए। इस तरह से हमारे सेना के खिलाफ में बयान देना ये ठीक नहीं है। इस सेना के अपमान किया है और पाकिस्तान को मन बढ़ाया है, पाकिस्तान को बढ़ाने का काम किया है आजम खान। आगे क्या करेंगे आप लोग? आगे हम जहां इनका दल पार्टी का जो इसका कार्यालय है वहां पर जाके हम लोग तोड़ फोड़ करेंगे। उधर राजधानी पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में पिछले 6 जून से आयोजित पेंटिंग प्रशिक्षण का समापन गुरुवार को किया गया। पेंटिंग प्रशिक्षण में राजधानी पटना के स्कूलों के कक्षा 6 तक के बच्चों ने भाग लिया और पर्यावरण से संबंधित पेंटिंग्स भी बनाए। प्रशिक्षण में भाग लिए गए सभी बच्चों को जू के निदेशक के द्वारा सम्मानित भी किया गया। ये पिछले 6 जून से 30 जून के बीच में छोटे छोटे बच्चों क्लास 5 तक के लिए बच्चों लोगों को पेंटिंग सिखाया जा, प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिसमें हम जो सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं वो प्राकृतिक से रिलेटेड है और सेफ से रिलेटेड, जैसे जल को कैसे बचाएंगे उसके ऊपर है, पेड़ पौधे को कैसे बचाएंगे उसके ऊपर है, मनी को कैसे बचाएंगे उसके ऊपर है, और बच्चे फ्लू को कैसे बचाएंगे और उसके लिए क्या क्या करेंगे, ये इन सारे चीज़ों पर छोटे छोटे बच्चों को सुंदर सुंदर पेंटिंग बताया जा रहा है। डॉल्फिन बनाए थे, डॉल्फिन के बारे में बताया गया और बनाए हैं। पहले दिन वाटर सीखे और फिर से फ्लावर सीखे और टाइगर सीखे। बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन में आयोजित एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सम्मेलन की शाखा अध्यक्ष अंजनी कुमार सुरेखा ने बताया कि आगामी 2 जुलाई को राजधानी पटना के बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स के साहू जैन हॉल में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि किसी भी बोर्ड से 10वीं और 12वीं की कक्षा में 85% से अधिक अंक लाने वाले के साथ साथ इंजीनियरिंग, मेडिकल और आदि विभिन्न प्रतियोगिताओं में सफल मेधावी छात्र छात्राओं को समारोह में सम्मानित किया जाएगा। बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन के द्वारा आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह का ये 8वां संस्करण है। पिछले 8 वर्षों से सम्मेलन के द्वारा समाज में जो प्रतिभावान छात्र छात्राएं हैं उनको सम्मेलन सम्मानित करता है। जो शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वो हाई स्कूल हो, इंटर हो, CBSE हो, ICIC बोर्ड हो, मेडिकल हो, IIT हो, इंजीनियरिंग हो, किसी भी क्षेत्र में CA की पढ़ाई हो, UPSC की पढ़ाई हो, जो भी छात्र छात्राएं इसमें अच्छा करती हैं। राजधानी पटना के गांधी मैदान स्थित SK मेमोरियल हॉल में नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन के द्वारा नेशनल कंस्ट्रेंट खुला सत्र का आयोजन किया गया। इस अवसर पर NCTE के चेयरपर्सन डॉक्टर A संतोष मैथ्यू के द्वारा कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। वही मौके पर प्रदेश भर से आए ट्रस्टीज, प्रिंसिपल, टीचर्स, एजुकेटेड लोग समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। और एक ही फ्रेमवर्क से हम इवैल्यूएट करेंगे। जो आपके हाथ में जो नीला किताब है, जो टीच आर है, उसके तहत हम इवैल्यूएट करेंगे।
उसके 4 बकेट में हम क्लासिफाई करेंगे, A, B, C एंड D। और सरकारी D में पड़ेगा बंद, प्राइवेट D में पड़ेगा बंद। प्रदेश में मानसून की बारिश में हो रही देरी से किसानों की काफी परेशानियां बढ़ गई है। खरीफ फसलों के पटवन के लिए समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार ने किसानों को डीजल अनुदान देने का फैसला किया है। इसके लिए जिलों को राशि भी भेज दी गई है। बाढ़ और सुखाड़ की स्थिति से निपटने के लिए राज्यों ने प्रशासन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 30 जून को एक उच्च स्तरीय बैठक में इस मामले की समीक्षा करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि सरकार स्थिति से मुकाबला करने के लिए तैयार है। अररिया में बिहार राज्य राजपत्रित कर्मचारी संघ के आह्वान पर जिले के कई संवर्गों के कर्मचारी 2 दिवसीय हड़ताल और 7वें वेतनमान देने में तानाशाही रवैये के विरोध में ये हड़ताल किए हैं। इस हड़ताल की सफलता को लेकर कर्मचारियों ने मशाल जुलूस निकाला। ये जुलूस चांदनी चौक से लेकर ADB चौक पर जाकर समाप्त हुई। इस जुलूस की नेतृत्व जिला अध्यक्ष जटा शंकर सिंह ने की। वहीं मशाल में कई लोग मशाल लेकर उपस्थित थे। लोगों का बिहार सरकार से यही है कि 1/1/16 से जो 7वें वेतन आयोग जो केंद्र सरकार ने दिया है वो हम लोगों को 1/1/16 से लागू करे। संविदा कर्मी को जो है सो नियमित करे। संविदा ठेका पर बहाली का हम लोग प्रतिरोध कर रहे हैं और नई पेंशन नीति का हम लोग विरोध करते हैं। आगे आप लोगों की क्या मांग है राज्य सरकार से? राज्य सरकार से हम लोगों की है कि 1/1/16 से 7वें वेतन आयोग का और जो माने भत्ता वगैरह की कटौती की है वो पूर्ण रूप से संपूर्ण रूप से उसको सुविधा मिलना चाहिए, उसको लागू करें। इसी लेके हम लोग 29 कर्मी को भी नियमित करना और इसी लेके हम लोग 29 और 30 को जो है सो 2 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल पर जा रहे हैं। रोहतास में एक सनकी ने एक तरफा प्यार में अपनी ही प्रेमिका की चाकू गोद कर हत्या कर दी। विरोध करने पर लड़की की मां को भी चाकू से जख्मी कर दिया। बताया जा रहा है कि जिले के इंद्रपुरी थाना के कटार में मनसा कुमारी की बीती रात घर में घुसकर उस सनकी प्रेमी ने हत्या कर दी। परिजनों ने बताया कि गांव का ही मंचला कल्लू बार बार मंशा को परेशान किया करता था। आपको बता दें कि छात्रा मनसा कुमारी पढ़कर आ रही थी कि तभी उसने उसके साथ बीच सड़क पर फ्लर्ट करना शुरू कर दिया, जिस पर मंशा ने विरोध किया। बताया जा रहा है कि सनकी को यही नागवार गुजरा और उसने बीती रात कथित प्रेमिका के घर में धावा बोल दिया और उसकी निर्मम हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल सासाराम भेज दिया है। विस्तार से जी, ये करीब 3:30 बजे की बात है। हमको मतलब एक औरत का चीखने का आवाज सुनाया। हम छत पर अपना सो रहे थे, उसका चीखने का आवाज सुनाया तो हम पीछे से पूछे औरत से, छत पर सवाल दिए कि क्या हुआ। एक औरत हमको बताई कि मानसा के घर, मानसा की माँ चिल्ला रही है, उसके घर चोरी हो रहा है। तो हम अपना मोबाइल में टाइम देखें, उस समय 3:30 के 3:45 के बीच में टाइम हो रहा था। हम वहाँ से अपने लाइट लेके निकल गए बाहर। वहाँ गए तो मेरे साथ एक लड़का और आया, चलो हम भी चल रहे हैं। वहाँ गए तो उसका दरवाज़ा बंद था। दरवाजे के बाहर 3-4 लेडीज़ खड़ी थी। तो हम बोले क्या हुआ था, पता ना क्या हुआ, अंदर सब चिल्ला रही है। हम बोले दरवाज़ा बोलिए खोलने के लिए। तो लोग दरवाज़ा हम लोग खुलवाएं। जैसे दरवाज़ा खोल के अंदर जा रहे हैं, देखें बेड पर पूरा लड़की गिरी हुई है। यहाँ पर चाकू हमको दिखाई दिया कि यहाँ पर ब्लड निकल रहा है, चाकू लगा हुआ था। वहीं पर इसका मौत हो गया था सर। क्या लगता है कौन लोग घटना को अंजाम दिया? उसकी माँ बता रही थी कल्लू नाम का एक लड़का है, वो वास्तव में है बदमाश। पहले से भी बता रहा था ऐसा कुछ, ये करेंगे वो करेंगे उसके साथ। हर गांव के मामला है। एक लड़की की हत्या हो गया है, चाकू से गोद दिया है। कहाँ लाए हैं? उस मैडम कराने के लिए। कैसे हत्या हुआ है? उसकी जांच चल रहा है। मुजफ्फरपुर का कपड़ा मंडी 2 दिनों से जीएसटी के विरोध में बंद है। व्यापारियों का कहना है कि जीएसटी बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, जिससे इन कपड़ा व्यवसायियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इन परेशानियों को देखते हुए उन्होंने दुकान को बंद कर जीएसटी का विरोध किया है। कपड़ा व्यापारी मोदी बताते हैं कि नई प्रणाली में हर महीने रिटर्न दाखिल करने के अलावा जटिल प्रक्रिया और साल में 37 रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। हम अपना व्यापार करेंगे या सालों भर कागज ही ठीक करेंगे। वहीं दूसरे व्यापारी राजीव तुलसियान ने नई प्रणाली में कानून की पेचीदगियों को व्यवसाय के लिए गलत करार दिया है। जीएसटी में जो प्रणाली काफी जटिल बनाई गई है, उस जटिल प्रणाली का हम लोग विरोध कर रहे हैं। क्या उससे नुकसान है आप लोगों को? जीएसटी में ऐसा बहुत सा सिस्टम बनाया गया है जिसको अभी व्यापारी बिल्कुल भी अननोन है, नहीं जानते हैं, और बहुत सी जटिल समस्याएं हैं जिससे माने हर माने साल में उसमें 37 रिटर्न का है, वे बिल का है, हर महीने रिटर्न का है। बहुत सी उसमें समस्याएं हैं। परचेज हर 10 तारीख को माने टोटल रिटर्न तैयार कराना है। इन्हीं सब समस्याओं को लेते हुए
गवर्नमेंट ने जो नई पॉलिसी इख्तियार की है, इसकी कर प्रणाली, हम लोग कोई टैक्स के विरोधी नहीं है, कोई बिजनेसमैन को टैक्स के विरोधी नहीं है, टैक्स ले गवर्नमेंट, लेकिन इसकी प्रणाली इतनी पेचीदा कर दी है कि व्यापार की जगह वो सिर्फ कानूनी दांव पेच में लिखा पढ़ी में लगा रहेगा। इसका विरोध है हम लोग का। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है, कोई भी आदमी ये समझने का, ये समूचा सबसे बड़ा नुकसान आम कंज्यूमर का है। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब लॉलीपॉप दे के किधर वो टैक्स माफ कर रहे हैं, किधर टैक्स जोड़ रहे हैं। लोग, आम जनता को समझना चाहिए कि सब टैक्स की मार तो आम जनता पर पड़ने वाली है, कोई अपने घर से तो भरने वाला है नहीं। और अब बात दरभंगा की, जहां दहेज लोभियों को एक बेहद नायाब सबक मिला है। दरभंगा दुल्हन बन अपने आंखों में हसीन सपने बनाने वाली निधि सुप्रिया अपने होने वाले पति रंजीत के नाम की मेहंदी लगा बैठी थी कि ठीक अभी उसके मेहंदी के रंग खिले भी नहीं थे कि निधि सुप्रिया के चेहरे के रंग उतर गए। सुप्रिया दुल्हन तो बनी पर वह रंजीत की पत्नी नहीं बन पाई। ठीक शादी के दिन ऐसा कुछ हुआ कि सुप्रिया, जिसके इंतजार में पलके बिछाए बैठी थी, उसने खुद ही शादी करने से इनकार कर दिया। गौरतलब है कि बिहार के दरभंगा जिला अंतर्गत आरएस टैंक मोहल्ले की रहने वाली निधि सुप्रिया की शादी मधुबनी के ही रहने वाले रंजीत के साथ तय हुई थी। रंजीत अपने आप को प्रखंड कार्यालय में सरकारी नौकरी में काम करने की बात कही थी। सुप्रिया भी दरभंगा के कृषि विभाग में क्लर्क की पोस्ट पर कार्यरत है और बीती रात को शादी होनी थी, लेकिन तभी बारात निकलने से ठीक पहले लड़के के परिवार वालों ने फोन पर न सिर्फ लड़की वालों से एक अपाची मोटरसाइकिल की मांग कर दी, बल्कि अपने छोटे भाई को अपाची गाड़ी लेने के लिए दुल्हन वालों के घर भी भेज दिया। दुल्हन के घर वालों को कुछ शक हुआ कि तभी उन्होंने पूछताछ में खुलासा हुआ कि लड़का ना ही पढ़ा लिखा है और ना ही उसकी कोई सरकारी नौकरी है। ये सुन दुल्हन के तो होश ही उड़ गए और उसने तत्काल दुल्हन ने रंजीत से शादी करने की बात मना कर दी। जहां दुल्हन से ना सिर्फ रंजीत से शादी करने से इनकार किया, बल्कि दुल्हन के परिवार वालों ने दूल्हे और उसके पिता को बंधक बनाकर एक कमरे में बंद भी कर दिया और शादी के खर्च के पैसे की मांग पर भी अड़ गए। अब बेचारा दूल्हा फंसता दाव देख बिना अपाची गाड़ी के ही शादी करने को तैयार हो गया, पर दुल्हन किसी भी शर्त पर उससे शादी करने को राजी नहीं हुई। दुल्हन अब इस बात पर अड़ी है कि उसे न सिर्फ शादी में हुए खर्च के पैसे लौटाए जाए, बल्कि उसे हर्जाना भी दिया जाए। हालांकि लड़का अपने आप को इसके लिए दोषी नहीं मानता, बल्कि शादी तय करने वालों पर ही दोष दे रहा है। दहेज लोभियों के खिलाफ ऐसे सलूक के एक उदाहरण है कि समाज के लिए जो पैसे की खातिर अपने बेटी के रिश्ते के बदले सौदा करते हैं। शाम के 4 बजे हमको मालूम हुआ कि लड़का न पढ़ा हुआ है न ही जॉब करता है, जो कि हमसे पहले कहा गया था कि लड़का पढ़ा भी है और नौकरी में भी है। ब्लॉक में उन पद होता है पंचायत सचिव है, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है। जानकारी मिलने के बाद और आके साफ साफ कहा कि हाँ हम झूठ बोले हैं, बहुत बात झूठ बोले हैं। हमको कहा कि हम बहुत बड़ी प्रॉपर्टी के मालिक हैं, सब कुछ है। यहाँ आके पता चला ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए किसी झूठे से, फ्रॉड से शादी करने से अच्छा है उसको मना कर देना, इसीलिए मना कर दिए। जिंदगी भर का सवाल है। शादी यहाँ क्यों नहीं हो पाई? शादी यहाँ नहीं इसलिए नहीं हुआ कि हम लोग जो है सो अगुआ जयराम मिलन लाल दास मधुबनी का है, वो बोले थे कि तुम 1 लाख रुपया और अपाची ले लो, तुम शादी कर लो। हम बोले कि नहीं, इस बार हम शादी नहीं करेंगे, हम 2018 में शादी करेंगे, क्योंकि हमको सरकारी जॉब नहीं है। हम वार्ड सचिव में काम कर रहे हैं। वार्ड में जो वार्ड सदस्य सब काम करता है, उसका देखभाल लिखना पढ़ना वो हम करते हैं। उसमें हम 8-10 हज़ार रुपया कमा लेते हैं और सहारा इंडिया में भी काम करते हैं, उसमें भी कमा लेते हैं। ये सब बात उनके हुई और 2-4 रोज़ हुए यहाँ दौड़ दौड़ के गए कि आप एक लड़की भेज आए हैं, वो लहरिया सराय का है, वहाँ जो है सो आप शादी कर लीजिए और वहाँ पर जो है सो आपको एक गाड़ी 1 लाख रुपया हम देते हैं। बोले हमको गाड़ी हमको है ये, और गाड़ी नहीं आपको लेना पड़ेगा 1 लाख रुपया और एक तो गाड़ी हम आपको निश्चित देंगे। 1 लाख रुपया जो है सो हमको दे दिए। फिर क्या हुआ? कितने देर से बंद था? 11 बजे रात से 9 बजे आए हम चौक पर। कितने घंटे हो गए? कितने हो गए आप बताइए ना। 12 घंटा 8:50। कितने घंटे हो गए? कितने घंटे से बंद है? 12 घंटा।
मुजफ्फरपुर में लगातार हो रही लूटपाट की घटना दूसरे दिन भी थमने का नाम नहीं ले रही। बाइकर्स गिरोह का आतंक से जहां शहर में लोग बैंकों से पैसा निकालने में डरे हुए हैं, कल उनका शिकार दूध व्यवसायी हुआ था, वहीं आज फिर अहियापुर थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। दादर से 1,50,000 रुपए MIT SBI शाखा के बैंक से निकाल कर जा रहे रिटायर्ड मिलिट्री के जवान को अपराधियों ने अपना निशाना बनाया। अपने घर के कुछ ही दूरी पर जब नरेंद्र पासवान पहुंचे तो 2 मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने हथियार के बल पर उनसे पैसे लूट लिए और फिर वहां से फरार हो गए। घटना के संबंध में कलेश आशीष आनंद ने बताया कि पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है, अपराधियों को जल्द ही गिरफ्तार कर दिया जाएगा। वहीं इस घटना ने शहरवासियों में आतंक का माहौल व्याप्त कर दिया है। बैंक से स्टेट बैंक से 1.5 लाख रुपया लेकर के आ रहे थे रिक्शा से उतरे हैं, रोड पार कर रहे हैं, बस मोटरसाइकिल से आया। कितनी संख्या में था? 2 आदमी था मोटरसाइकिल। कितना पैसा था? 1.5 लाख। पैसे किस मत में निकाले थे? वो बेटे के घर बना रहे। कहाँ पे घटना हुआ है आपके साथ? जो बनवा पर चढ़े हैं ना, तो बनवा के मंदिर के पास नहीं, राधे इंजीनियरिंग के निकट ना, राधे इंजीनियरिंग के बनवा पर चढ़े हैं ना मेन रोड से। हाँ बस वो कितने की संख्या में था? यही सब वही भागा। कितना के संख्या में था? 2 आदमी। एक गाड़ी से था। हेलमेट पहने हुए था ना, कुछ इधर भी इन्हें का पुलिस बैंक से पीछा कर रहा था क्या? बीती रात रोहतास में भीड़ का इंसाफ देखने को मिला और लोगों ने कानून को हाथ में लेते हुए 2 चोरों की इतनी पिटाई कर दी कि दोनों की मौत हो गई। घटना कोचस थाना के परसिया की है। बताया जा रहा है कि बीती रात परसिया के 6 की संख्या में आए चोरों ने एक बंद पड़े घर में ताला तोड़कर चोरी करने का प्रयास ही किया था कि लोगों ने 2 चोरों को पकड़ लिया और दोनों की जमकर पिटाई कर दी, जिसमें से एक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा अस्पताल ले जाने के क्रम में उसने अपना दम तोड़ दिया। इधर भीड़ का फायदा उठाकर 4 चोर भागने में सफल रहे। वहीं पुलिस ने दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए सासाराम के सदर अस्पताल में भेज दिया है। इस वक्त की बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम को दे इजाजत। नमस्कार।